बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेक्टर्स का चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था। जो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर्स को जो हम जाहिर करते हैं, लिखते हैं अपनी आसानी के लिए, उसके दो तरीक़े हैं। एक हमने कल देख भी लिया था। पहला कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अलामती इजहार। केमिस्ट्री आपने 9th में पढ़ी होगी ना। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C कैपिटल है। हाइड्रोजन का क्या होता है? तो क्यों सिंबल लगाते हैं? बजाय पूरा कार्बन लिखने के सिर्फ क्या लिख दूं? C। बजाय पूरा हाइड्रोजन लिखने के सिर्फ क्या लिख दूं? H। इस तरह जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल किए होंगे तो पूरा मास लिखने के बजाय सिर्फ क्या लिख दूं? M। तो यही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, बजाय पूरे वेक्टर लिखने के उसको एक सिंबल असाइन कर दें। लेकिन वेक्टर्स को जो सिंबल असाइन करने के रूल हैं, बेसिक रूल नंबर 1 है कि कैपिटल लेटर्स लेंगे आप, स्मॉल नहीं लेंगे। क्या लेंगे? कैपिटल ABC लेंगे। उस कैपिटल में भी फिर दो ऑप्शन आप कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। कौन कौन से दो काम? एक तो उसके ऊपर एरो लगा दें, 100 न्यूटन 30 डिग्री। 100 मैग्नीट्यूड है, न्यूटन यूनिट है, 30 डिग्री उसकी डायरेक्शन है। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप उसको बोल्ड कर दें, मोटा कर दें। कंप्यूटर जिन लोगों ने यूज़ किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है ना बोल्ड का ऑप्शन, व्हाट्सएप पे भी बोल्ड कर देते हैं आप बहुत चीज़ों को, हैं वो बोल्ड मोटा करके लिख दें। तो जब मोटा करके लिखेंगे फिर एरो लगाने की ज़रूरत पढ़ेंगे। इसको भी वेक्टर F पढ़ेंगे, इसको भी वेक्टर F। अब सवाल ये है कि दो नोटेशंस क्यों? एक ही से काम चला लेते। लेकिन देखिए, इंसान जितने भी काम करता है अपनी सहूलत के लिए करता है, जो काम आसान है। ये जो एरो बनाना है, जब आप लिख रहे होते हैं, जैसे अभी आप लिख रहे हैं, एरो बनाना आसान है या मोटा करना आसान है? एरो बनाना आसान है। ऐसे ही ना, बहुत स्टूडेंट्स को कहते हैं मोटा करें, सर कभी फट गई। अरे भाई, इतना मोटा करने को थोड़ी बोला था। बच्चे खास कर कहते हैं ना, बच्चों को जो लिखना सिखाना होता है, मोटा करो मोटा करो, वो बेचारा इतना मोटा कर देता है कि पेज का ही बेड़ा क्या हो जाता है, करो। तो इसलिए लिखने में ये सहूलत है। लेकिन अगेन, अगर कभी कंप्यूटर यूज़ किया हो, कभी ये टाइपिंग की हो जब कंप्यूटर नहीं होते थे, टाइपिंग में ये कंप्यूटर में एरो बनाना आज़ाद है किसी लफ्ज़ के ऊपर। ड्राइंग में तो ठीक है, लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तब एरो बनाना बहुत मुश्किल है, मोटा करना बहुत आसान है। मोटा करना तो टाइपिंग का काम भी उन्होंने कर दिया कि टाइप वाले करें तो यार ये कर लें भाई। और जब आप कॉपी पे लिख रहे हैं, बहरहाल वैसे जो अच्छे टाइपिस्ट होते हैं वो आप बुक में भी मिलेगा हमें ये, ठीक है। लेकिन हमारे जो नोट्स हैं उसमें ज़्यादातर, हम तो इतने प्रोफेशनल टाइपर राइटर नहीं है, F किया हमने, कैपिटल किया हुआ है, ठीक है। तो नोट्स में एग्ज़ाम में कहीं आपको कैपिटल मिल जाए, इसका मतलब है वो क्या है, वेक्टर है। सही है। अब जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं वेक्टर्स के, तो हमें मैग्नीट्यूड अलग चाहिए होता है, डायरेक्शन अलग चाहिए होती है। जब वेक्टर पूरा होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से सरोकार है, अभी मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत, तो फिर मैं एरो नहीं लगाऊंगा, सिर्फ F लिख दूंगा। A वेक्टर है तो A लिख दूंगा, B वेक्टर है तो B लिख दूंगा, F वेक्टर है तो ये वही स्केलर बन गया ना, याद है, L = 100 मीटर, उसी की तरह का हो गया। अब मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं है तो समझिए स्केलर की तरह बिहेव हो रहा है, स्केलर वाला सिंबल ही यूज़ हो रहा है इसके लिए। बात समझ में आ गई? और अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन लेनी होगी तो थीटा, नॉर्मली आप एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो थीटा किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री। तो ये कंप्लीट वेक्टर हुआ, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, ये सिर्फ डायरेक्शन। ये हम करेंगे, आगे आएंगे, सवाल भी आएंगे। ये तो हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा शायद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वेक्टर्स के बहुत से कॉन्सेप्ट इसके ग्राफिकल मेथड से समझ में आते हैं, सिंबॉलिक से इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, एक एरो वाली लाइन बनाओ। एरो हेड का मतलब क्या, एक ऐसी लाइन बनाओ जिसका एरो, तो वो एरो वाली लाइन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेगी? दो चीज़ें वेक्टर में, मैग्नीट्यूड एंड जो लाइन की लंबाई होगी वो बताएगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। छोटी लाइन का मतलब है मैग्नीट्यूड कम है, बड़ी लाइन का मतलब है मैग्नीट्यूड ज़्यादा। और जिस सिमत में एरो होगा उस सिमत में डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द एरो, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मैंने 3 एग्जांपल्स दी। फर्ज करें मेरे पास एक वेक्टर है F1, 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, ड्यू ईस्ट मशरक़ की जानिब। दूसरा वेक्टर F2, 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, ड्यू वेस्ट मगरिब की जानिब। ठीक है, हमारे कमरे में वैसे वो मशरिक़ है और ये मगरिब है। 30, तीसरा वेक्टर है 70 न्यूटन 30 डिग्री। सही है? इसमें मैंने एंगल ही दे दिया, कोई डायरेक्शन नहीं लिखी। सबसे पहले जब आप काम करेंगे, जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन की तो लंबाई होती है ना, और लाइन की लंबाई सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, मीटर में होगी, न्यूटन में तो नहीं होगी। लाइन की लंबाई न्यूटन में, तो आप अपने वेक्टर को कन्वर्ट करोगे लंबाई में। जो ग्राफ आपने कभी बनाए थे, स्केल लेते थे ग्राफ में, 10 बड़े खाने बराबर है, सॉरी 10 बड़े खाने तो ज़्यादा बोल गया, 10 छोटे खाने बराबर है इसके, वही स्केल। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि जो मेरा 10 न्यूटन है वो 1 सेंटीमीटर है। जब मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा इसका मतलब है 10 न्यूटन है, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 20, 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो 100 न्यूटन के लिए फिर क्या होगा 10 सेंटीमीटर, 50 न्यूटन के लिए क्या होगा 5 सेंटीमीटर, 70 न्यूटन के लिए क्या होगा 7 सेंटीमीटर। इस स्केल से ये सारे खुद ही आ गए। 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, तो 2 सेंटीमीटर 20, 3, 30, 4, 45, 50, 6, 60, 7, 70, तो 10, 100। मुझे अगर 100 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करना है तो मुझे 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन लेनी है। ईस्ट जब हम कॉपी पे या बोर्ड पे डायरेक्शन शो करते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। एक्चुअल ईस्ट कहीं भी हो, कॉपी पे ईस्ट होगा राइट पे, वेस्ट होगा लेफ्ट पे, नॉर्थ होगा ऊपर, साउथ होगा। क्योंकि अगर आप इसको एक्चुअल ले आए, अगर मैं इसको एक्चुअल घुमा के ले आऊँ, ये ईस्ट वेस्ट है ना, समझे, ये ईस्ट है और ये, तो अगर मैं इसको घुमा के यूँ ले आऊँ तो ये ईस्ट वेस्ट बन। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, तो हैं मुखालिफ। सही है, नॉर्थ इधर होता है, सही है, तो नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। समझ आ गई बात? मैप भी इसी तरह बनते हैं, नक्शा जो होता है ना, नक्शे में भी इधर ईस्ट होगा, इधर ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो अब मेरे ईस्ट का मतलब है जो मेरा ईस्ट है, अगर आप इसको समझें, जो आप एंगल ड्रॉ करते थे मैट्रिक में, यहाँ से आप स्टार्ट लेते थे ना, अब यूँ जाते एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एंगल बनता। अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो एंगल कोई नहीं बन रहा। तो ईस्ट बेसिकली अगर एंगल की ज़बान में बात करें तो 0 डिग्री पे। ईस्ट कहाँ पर है? या आप कहें ईस्ट में जा रहे हैं या आप कहें 0 डिग्री में जा रहे हैं, एक ही बात है। इसीलिए मैंने लिखा है 100 न्यूटन ड्यू ईस्ट या 100 न्यूटन 0 डिग्री, एक ही बात है। अगर मैं नॉर्थ में जा रहा हूं तो मेरा एंगल कितना बन गया? ईस्ट से नॉर्थ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंगल कितना बन गया? 91 है ना। एक्स और वाई का एंगल क्या होता है? तो नॉर्थ आपका 90 डिग्री पे। तो जब मुझे नॉर्थ का जिक्र करना होगा मैं 90 डिग्री कह दूंगा, मुझे नॉर्थ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं वेस्ट कहूँगा, अगेन नापते हम यहाँ से, जब यहाँ से पूरा इधर एंगल आएगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और जब मैं पूरा साउथ पे आ जाऊँगा तो 270 हो जाएगा। दोबारा ईस्ट आ जाऊँगा तो 360 हो जाएगा या 0 ही हो जाएगा।
दरमियान में कोई लाइन है तो वो दरमियान में जो भी एंगल है, 30 है तो 30 है, 60 है तो 60 है, 50 है तो 90 है। 90 से ऊपर चला गया तो नॉर्थ से आगे चला गया, 180 से ऊपर चला गया तो वेस्ट से आगे चला गया। सही है ना? तो हमें एंगल भी डायरेक्शन ही बताता है। साबित हो गई ये बात। तो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहने की ज़रूरत नहीं है, एंगल से ज़ाहिर करते हैं, मैथमेटिक्स आसान हो जाती है। अच्छा, इसीलिए मैंने दूसरे वेक्टर को लिखा है 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, या तो 50 न्यूटन मगरिब की जानिब या 50 न्यूटन 180 डिग्री। तीसरा वेक्टर है 70 न्यूटन 30 डिग्री, तो बेसिकली यहाँ कहीं है ना, ईस्ट और नॉर्थ के। नॉर्थ 90 पे आता है तो 30 तो इससे पहले। वो आप कैसे निकालेंगे? प्रोटेक्टर रख के, जैसे मैट्रिक में आप करते थे। अब इनको ड्रॉ करते हैं। स्केल हमने ले लिया, F1 का मतलब है आपने स्केल रखा, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ईस्ट भी इधर है, वेस्ट भी। ईस्ट और वेस्ट के लिए तो सीधी लाइन है, बस ईस्ट के लिए वेक्टर की डायरेक्शन राइट है, वेस्ट के लिए वेक्टर की डायरेक्शन, तो ईस्ट के लिए एरो राइट पे है क्योंकि एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन के लिए, और वेस्ट के लिए एरो लेफ्ट पे। मैग्नीट्यूड है F1 का 100 तो ये 10 सेंटीमीटर है, F2 का है 50 तो ये 5 सेंटीमीटर है। लाइन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है। लाइन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। एरो राइट पे, इसका मतलब है डायरेक्शन ईस्ट में, एरो लेफ्ट पे, इसका मतलब है डायरेक्शन वेस्ट में। अब जब मुझे 30 डिग्री लेना होगा तो मैं ये डायरेक्शंस रफली, ये मैंने डॉट डॉट करके बनाया, मैंने ये सेंटर पॉइंट लिया। अब मुझे यहाँ से 30 डिग्री उठना है। ये एंगल मुझे कितना बनाना है? 30 डिग्री। प्रोटेक्टर से आप बनाते हैं ना एंगल, तो मैंने यहाँ प्रोटेक्टर रखा, 30 डिग्री पे निशान लगाया, 30 डिग्री पे निशान लगाया और 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि मेरे 30 डिग्री पे जो वेक्टर है वो 70 न्यूटन का है, और 70 न्यूटन का मतलब है 7, तो 30 डिग्री पे मैंने 7 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। तो अगेन वो 7 सेंटीमीटर का मतलब तो 70 न्यूटन, और जो ये एरो मेरा उठा हुआ है वो 30 डिग्री पे उठा हुआ है, तो मेरा एरो दोबारा क्या जाहिर कर रहा है? डायरेक्शन को। अब मेरा एरो सीधा नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, वेस्ट में भी नहीं है, नॉर्थ में भी नहीं है, मैंने 30 डिग्री उसको उठाया है, तो वही मेरी डायरेक्शन है। बात समझ में आई? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ। अब अल्लाह करेगा कि मेरे ख्याल में अगला जब जुम्मा आएगा तो उम्मीद है यकीनन बारिशें ख़त्म हो चुकी होंगी, जुमेरात। तो जुमेरात को जो हमारी क्लास होगी आपको ये याद होना चाहिए, सही है? अब इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से इसको रिवाइज़ करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप पढ़ के आएँगे, ये अपना उसूल बना लें ज़िंदगी का, हमेशा कामयाब रहेंगे। अभी जो लेक्चर पढ़ा है ना, घर जाके फ़ौरन दोबारा देख लो। फ़ौरन देखोगे ना, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से। जो मैंने बातें बोली होंगी बोर्ड पे लिखी नहीं होंगी, आपने भी नहीं लिखी हैं, वो भी जहन में आ जाएंगी। 1 घंटे तक मेमोरी काम करती है, लेकिन अगर आपने कल सुबह उठा के देखा या कल आने से पहले देखा तो भी कुछ बातें आप भूल चुके होंगे। और वजह इसकी कि जुमेरात को ही देखा या जुमेरात को भी नहीं देखा, मेजॉरिटी तो यही करती है। अभी अगर फ़ौरन देख लिया तो तकरीबन 70-80% क्या रहेगा? याद रहेगा। फिर अगर कल क्लास है फ़ौरन ही, तो क्लास में आने से पहले भी दोबारा देखना, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं? कंटिन्यूएशन में होती है ना। एक चीज़ आपको समझाइए, कल उससे आगे चलेंगे ना, कल उससे, तो पिछला आपको जितना अच्छा आता होगा अगला समझना उतना ही सही है। फिर अब जैसे गैप आ रहा है हफ्ते का, तो जब हफ्ते का गैप आ रहा है, आज का लेक्चर आपने आज जाके पढ़ लिया, अब जब जुमेरात को आओगे तो चैप्टर 2 के पिछले 3 लेक्चर रिवाइज करके आओ, फिर सही है। ये तरीका होता है पढ़ने का, ये तरीका होता है पढ़ने का।